नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं, करंट अफेयर्स को डील करने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से आज का सेशन जो है दोस्तों, उस पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, जिस पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वो चीज़ क्या है दोस्तों? आज कहा जा रहा है कि आरएसएस, एक समय था जब आरएसएस कुछ समय पहले वन चाइल्ड कहा जा रहा है दोस्तों कि देश में वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए दोस्तों। यानी कि एक बच्चा, एक परिवार को, एक माँ बाप को एक ही बच्चा होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा बच्चा होता है तो उसे गैर कानूनी कर दिया जाना चाहिए या फिर सरकारी लाभों से उसे वंचित कर दिया जाना चाहिए दोस्तों। ऐसा नियम बनाने के प्रयास कर रहा है। इस पर चीज़ें बहस के तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों, या फिर डिस्कस हो रहा है, इसके बारे में कहा जा सकता है दोस्तों। आइए आज हम इसी संदर्भ में इस पे हम बात करने का प्रयास करते हैं, इस पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है आरएसएस के बाद गिरिराज सिंह ने भी की जनसंख्या नियंत्रण की मांग। उन्होंने भी की दोस्तों। क्या है इसके बारे में डिटेल क्या कहा गया है, आइए बात करते हैं। आरएसएस के बाद गिरिराज सिंह ने भी जनसंख्या नियंत्रण की मांग की है। बोले हैं कानून तोड़ने पर छीन लेंगे वोटिंग का अधिकार। ऐसा कहा है कि अगर वैसे इंसान, अगर जो कोई नहीं मानेगा कानून नियंत्रण का पॉलिसी नहीं मानेगा दोस्तों, तो उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। गिरिराज सिंह ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, उनका क्या वक्तव्य है दोस्तों, उनके द्वारा क्या कहा गया, उस पर एक नज़र डालते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जैसे चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी से जनसंख्या अनियंत्रित होने से रोकी थी, वैसे ही नीति की जरूरत भारत को भी है दोस्तों, ऐसा उनका कहना है। इससे चर्चा में क्यों, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं, उस पर बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर मैगजीन आरएसएस का मुख्य पत्र है दोस्तों। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में बदलती डेमोग्राफी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी की मांग की थी दोस्तों। इनके महत्वपूर्ण बिंदु, इससे क्या क्या चीज़ निकल कर आता है दोस्तों। इस मांग पर अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि अगर चीन वन चाइल्ड पॉलिसी ना लाया तो वहाँ की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाएगी दोस्तों। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने चीन का रेफरेंस देते हुए ये बात कहा है दोस्तों कि अगर चाइना में ये पॉलिसी नहीं अप्लाई किया जाता, अगर चाइना में पॉलिसी लागू नहीं किया जाता वन चाइल्ड पॉलिसी, तो चाइना की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती, अनकंट्रोल हो जाता दोस्तों। कंट्रोल करना मुश्किल से बाहर का चीज़ हो जाता दोस्तों। ठीक उसी प्रकार उन्होंने चाइना का रेफरेंस देते हुए कहा है कि इंडिया में भी वन चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम करेगा दोस्तों। गिरिराज सिंह ने भारत में भी वन चाइल्ड पॉलिसी की वकालत की है। दोस्तों। उन्होंने कहा है हमें भी ऐसे ही कानून की आवश्यकता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो दोस्तों, तथा जो कानून की उपेक्षा करे, यानी उपेक्षा करे कहने का मतलब जो इसे तोड़ने का प्रयास करता हो, जो इसका जो विरोध करे, उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए दोस्तों, और सरकारी योजनाओं को कोई भी लाभ उसे ना दिया जाए दोस्तों। ये इनका मेन वक्तव्य है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आरएसएस ने क्या कहा था दोस्तों, उस पर भी हम एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे कि आरएसएस द्वारा जनसंख्या कंट्रोल पर क्या बातें कही गई थी, किस प्रकार की बातें कही गई थी दोस्तों। हाल ही में आरएसएस से जुड़ी एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था दोस्तों, जिसमें देश में एक जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाए जाने की मांग की गई थी। इस लेख में देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के साथ ही डेमोग्राफी में बदलाव के बारे में बात की गई थी दोस्तों। मैगजीन में क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताते हुए, यानी क्षेत्रीय असंतुलन की बात की गई थी। मैगजीन में क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत का मुद्दा उठाया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है, अगर बात किया जाए, अगर नेशनल लेवल की हम बात करते हैं और स्टेट लेवल की बात करते हैं दोस्तों, दो अलग अलग बातें हैं। अगर नेशनल लेवल की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो जनसंख्या अस्थिर है दोस्तों, एक तरीके से कंट्रोल में है, लेकिन कई क्षेत्रों और धर्मों में समान नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर हम इसको लोकल लेवल पर देखा जाए, अगर स्टेट वाइज देखें, हम कोई इलाके वाइज देखें, कोई जिला के वाइज देखें, कोई गाँव के वाइज देखें, तो एक तरीके से ये असमानता के रूप में देखी जाती है दोस्तों, या फिर धर्मों को कंपेयर करके देखें तो ये चीज़ें अनपैरेलल दिखाई देती है दोस्तों। कुछ सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में, यानी कि सीमावर्ती जिलों कहने का मतलब जो इंडिया का जो बॉर्डर से जो दूसरे देशों का जो बॉर्डर लगता है दोस्तों, वैसे बॉर्डर से अगर जो ज़िले लगते हैं
वैसे ज़िले में मुस्लिम आबादी में बड़ी बढ़त देखने को मिलती है। यानी वैसे ज़िले जो हिंदुस्तान के बॉर्डर से लगता है, वैसे ज़िले में अगर देखा जाए दोस्तों तो मुसलमानों की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखाई देती है दोस्तों। आप प्राकृतिक तरीके से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों का जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। यानी अननेचुरल तौर तरीके से देखा जाए तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जहां अवैध विस्थापन के चलते बदलाव होने की बात की गई है दोस्तों। कहने का मतलब है कि इन राज्यों की जो जनसंख्या जिसमें बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों, इसका मेन रूप बताया जाता है कि जो इलीगल जो ट्रांसफ़र होते हैं, इलीगल जो लोग वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह आने का प्रयास करते हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। क्या हुए हैं बदलाव, उस पर एक नज़र डालते हैं। पूरी जनसंख्या, इसका इतिहास देख लेते हैं दोस्तों कि 1950 के समय पे हमारा देश का पॉपुलेशन उसका पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक किस प्रकार का था, क्या और अब की तुलना में अगर उसको हम कंपेयर करने का प्रयास करें तो कितनी चीज़ें बदलने का काम किया है दोस्तों, कितने बदलाव आए हैं दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने गुरुवार को 1950 के बाद से देश में मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है दोस्तों। सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 1971 के बाद 1971 के बाद विशेष रूप से बिहार और सामान्य तौर पर देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्यों का आश्रय दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा था कि 1947 में कुल जनसंख्या 88% हिंदुओं की थी और अब यह घटकर मात्र 70% रह गया है दोस्तों। यानी कि 1950 के तौर पे देखें, 1947 के डेट को हम अगर रेफरेंस बनाने का प्रयास करें दोस्तों, अगर हम उसको तुलना करें कि आज़ादी के समय देश की जनसंख्या कितनी थी, तो कहा जाता है कि आज़ादी के समय देश में पूरे 88% जो था दोस्तों वो हिंदुओं की जनसंख्या थी। यानी कि बहुसंख्यक समाज था हिंदू। लेकिन अब यह प्रतिशत 88 से 70% पर आकर अटक गया है दोस्तों। यानी कि 8% दूसरे धर्म की आबादी बढ़ी है, हिंदुओं की धर्म की आबादी घटी है दोस्तों। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 1947 में 7% से बढ़कर लगभग 20% हो गई है दोस्तों। यानी कि 1947 में अगर मुस्लिमों की आबादी अगर देखा जाए दोस्तों तो 7% देखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1947 में मुस्लिमों की आबादी 7% था, जो बढ़कर लगभग 20% हो गई है। यह सब कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस का पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। भारत में 2 बच्चा नीति का विश्लेषण कहा जा रहा है कि पहले सरकार को इसका विश्लेषण करना चाहिए, उसके बाद इस पर डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। भारत में 2 बच्चा नीति का विश्लेषण क्या है, किस तरीके का है, आइए इस पर एक चर्चा डालते कि नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले सालों में यह और भी बढ़ेगी दोस्तों, ऐसा आशंका जताया जा रहा है, ऐसा बात कहा जा रहा है दोस्तों। यह विवाहित उम्र के लोगों में बच्चों को जन्म देने का उच्च अनुपात है। भारत में असम और उत्तर प्रदेश राज्य ने बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चों की नीति अपनाई है दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 राज्यों का नाम लिया है, एक असम का नाम लिया है दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश का नाम लिया है दोस्तों, जहाँ बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चों की नीति को अपनाई गई है दोस्तों। यानी यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया गया है। 2 बच्चे नीति में प्रस्तावित प्रावधान क्या क्या है, आइए उस पर एक ये जो असम और उत्तर प्रदेश में जो 2 बच्चों की नीति है उसे किस तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, उसमें आधिकारिक तौर पे तो नहीं कहा गया है, लेकिन उसे किस तरीके से उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया दोस्तों, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। 2 बच्चे नीति में प्रस्तावित प्रावधान क्या है असम और उत्तर प्रदेश में दोस्तों। असम और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपनाए गए 2 संतान नीति विधेयक में कुछ प्रस्तावित प्रावधान इस प्रकार दिए गए हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, असम और उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्यों में 2 बच्चों की पॉलिसी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, किस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना है। यानी कि जितना भी राज्य सरकार का जो कल्याणकारी योजनाएं हैं दोस्तों, उससे क्या किया जाएगा, उन लोग को एक तरीके से वंचित कर दिया जाएगा, उससे उसको कट ऑफ कर दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि जिनकी वैसा परिवार जिसमें 2 बच्चों से ज़्यादा जनसंख्या है, वैसे परिवारों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा किया जाता है दोस्तों असम और उत्तर प्रदेश में। इस कानून के लागू होने के बाद यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उसे कल्याणकारी योजनाओं जैसे लाभों से वंचित कर दिया जाएगा दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है
राशन कार्ड विभाग 4 तक सीमित होंगे, यानी 4 ही राशन कार्ड विभाग होंगे। व्यक्ति यानी 4 बच्चों तक ही, राशन कार्ड में सिर्फ 4 बच्चों तक ही नाम आएगा दोस्तों। व्यक्ति को क्षेत्रीय प्राधिकरण या स्थानीय स्वशासन के किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी दोस्तों। राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे। एक तरीके से कहा जाए तो सरकारी नौकरी में उनको जगह नहीं दी जाएगी दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है। 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति भी राज्य सरकार की नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे दोस्तों। वेतन वृद्धि पाने पर भी रोक लगा दी जाएगी, यानी पहले से ही पूर्णकालिक नौकरी कर रहे लोगों की सरकारी नौकरियों में वेतन वृद्धि पाने पर रोक लगा दी जाएगी और उन्हें कोई सब्सिडी भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। इसका प्रोत्साहन किस तरीके से दिया जाएगा, इसको एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। सरकारी कर्मचारियों सहित व्यक्तियों के कई प्रोत्साहन दिए गए हैं दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को कई प्रोत्साहन भी दिए गए हैं, यानी कि इसको बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या कहा, यदि वे स्वेच्छा से नसबंदी करवाकर 2 बच्चे की नीति को अपनाते हैं, जैसे कि 200 से अधिक व्यक्तियों के लिए राज्य आवास सुविधाओं में 2 या उससे कम बच्चे वाले व्यक्तियों के लिए छूट दी जाएगी दोस्तों। एक बच्चा बोनस, इसके बारे में क्या कहा गया है कि एक बच्चे वाले, जिनके पास सिर्फ एक बच्चा है दोस्तों, एक बच्चे वाले लोगों को उनकी नौकरी में 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। अतिरिक्त अलग तरीके से 4% की एक तरीके से वेतन में वृद्धि मिलेगा तथा 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और स्कूली शिक्षा भी मिलेगा दोस्तों। सरकारी नौकरी में ना होने वाले व्यक्तियों के लिए क्या छूट है दोस्तों, कि जो सरकारी नौकरी में नहीं है और एक बच्चे हैं तो उसका क्या कहानी होगा उसके साथ। अधिनियम के अनुसार जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है उनके 2 बच्चों की नीति का पालन करते हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में नहीं है और वो 2 बच्चों की नीति को पालन करते हैं तो उन्हें बिजली और पानी के जो बिल हैं दोस्तों, उन्हें बिजली और पानी के बिलों में बैंकों से गृह शरण और आवास में कर में छूट मिलेगी दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको एक जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज के सेशन में इतना रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।